Hello students. Today's I am discussing the lecture 10 of function. So let me start. इसके पहले क्लास में लेक्चर 9 में हमने लास्ट में इंड किया था वीडियो को कि मॉडुलस फंक्शन और उसका ग्राफ और उसका एप्लीकेशन पार्ट को हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस किया था और फाइनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जाके वीडियो को स्टॉप किया था। ठीक है, अब आइए लेके चलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और ये दोनों फंक्शन आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को इसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये दो फंक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो मैं बता दूं कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक को अच्छे से समझना, बेसिक अच्छे से समझोगे, कहीं पे कोई परेशानी आपके पास नहीं आएगी। ओके, लेट मी स्टार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्टकट में GIF भी हम लोग बोलेंगे। आई मीन टू से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले हम लोग इंडिकेशन की बात करेंगे। तो हमारे पास जो ये बिग ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट आपके पास पढ़े होंगे लोअर स्टैंडर्ड में, ब्रैकेट के टाइप्स। तो उसमें से एक ब्रैकेट का टाइप ये भी होता है जिसको हम बिग ब्रैकेट बोलते हैं। इस बिग ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हमारे पास टर्म को लिखो ना, तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो कि हमारे पास बिग ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया x, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x, तो एक्चुअली इट इज प्रोनाउंस्ड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया साइन x, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। आ रही बात समझ में ना? अगर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका मीनिंग होता क्या है। ध्यान देना सारे लोग, मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको नंबर लाइन से हम लोग समझते हैं। जैसे हमने नंबर लाइन प्लॉट कर दिया, नंबर लाइन को हमने 0 दिखा दिया, 1 दिखा दिया, 2 दिखा दिया, -1 दिखा दिया। ठीक है, अगर हमारे पास 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेगा ना, तो 1.5 को पहले हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे कि 1.5 नियर अबाउट कहां पे होगा। हमने देख लिया 1.5 नियर अबाउट 1 और 2 का मिडिल पॉइंट है। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो मीनिंग होता है ना, इसके जस्ट लेफ्ट का जो इंटीजर होगा ना, वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। तो 1.5 पे जस्ट लेफ्ट का इंटीजर 1 है, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 1। आई मीन टू से कि अगर 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेगा तो 1.9 को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा देंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1.9 होगा। तो इसके जस्ट लेफ्ट का भी इंटीजर हमारे पास 1 ही होगा। 1.9 का जस्ट लेफ्ट तो हमारे पास जस्ट 1.9 का जस्ट लेफ्ट का जो इंटीजर होगा तो 1 ही होगा। अभी मत बोलो 1.9 का जस्ट लेफ्ट का इंटीजर 1.5 होगा। 1.5 इंटीजर नहीं होता है, 1.9 का जस्ट लेफ्ट का इंटीजर 1 है, इसलिए 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा ना, वो 1 होगा। आई मीन टू से कि उसी तरीके से मैं बोल दूं कि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बताओ, तो हम लोग बोलेंगे 2। उसी तरीके से मैं बोल दूं कि -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बताओ, तो जरा सोचो कि -0.5 तो कुछ यहाँ पे हमारे पास चला जाएगा, तो इसके जस्ट लेफ्ट का इंटीजर क्या होगा, -1। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं हमारे पास कि 99.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बताओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे 99। लेकिन जैसे ही -99.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे, तो इसके जस्ट लेफ्ट का इंटीजर जो होगा वो -100 होगा। उसी तरीके से अगर मैं 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूंगा, तो किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इटसेल्फ होता है। आई मीन 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूंगा तो 0, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1 बात किया मैंने, 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा 10। मतलब इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इटसेल्फ होता है। तो यहां से आपको लग रहा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं हो रही होगी। तो आप यहां से आप बताओ कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने 1 बोला, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने 2 बोला, तो उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बताओ i प्लस f का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। तो i के बारे में हम लोग बोलेंगे इंटीजर है और f हमारे पास बोलेंगे
This is the fractional part. I mean to say fractional part which lies between 0 to 1. तो आप बताओ कि I plus something, I mean I plus fraction का greatest integer, तो इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो. 1 plus fraction कुछ भी करोगे ना तो 1 के जस्ट राइट होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा. इसका मतलब 1 plus fraction का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू की बात कर रहे हैं 1, तो I plus fraction का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बोलेंगे I. उसी तरीके से I minus f का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो I में से कुछ पार्ट को आपने सब्ट्रैक्ट किया, मीन डेसिमल वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया. तो इसको फिर एग्जांपल से ले लो कि अगर हमने I के जगह पे 1 ले लिया और 1 में से कुछ डेसिमल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह इस साइड में नंबर जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0, मतलब 1 से जस्ट एक कम. तो I माइनस f का ग्रेटेस्ट इंटीजर I से जस्ट एक कम की बात कर सकते हैं, तो I माइनस कितना 1. इस बात को समझ में आ रहा है ना. तो यहां से आप फील कर रहे होगे, जरा सोचो कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, मतलब ये पूरे का जो वैल्यू हमारे पास हो गया ना, ये पूरे का वैल्यू हमारे पास हो रहा है कितना 1. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा इनपुट में जो वैल्यू दिया हुआ है उससे कम होगा? बोल सकता हूं ना. इनपुट में वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 ले लिया. इनपुट में वैल्यू 1.9 दिया हुआ है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 हो गया. इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो निकल रहा है ना इनपुट से कम निकलेगा या फिर हो सकता है कि इनपुट के बराबर निकल जाए. मतलब इतना पक्का है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो इनपुट से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता. मैं जो बोला चाहूं समझ में आ रहा है ना. इनपुट के बराबर कब होगा? जब हमारे पास इंटीजर लेंगे. मैं क्या बोलना चाहूं समझ में आ रहा है ना. आई मीन टू से कि मैं बोल सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो वैल्यू होगा हमेशा इनपुट से छोटा होगा. तो मैं बोल सकता हूं कि लेस देन होगा हमारे पास x, इनपुट से छोटा ले लिया मैंने, और इक्वल टू भी हो सकता है. तो इक्वलिटी साइन होल्ड कब करेगा? तो हमारे पास देखो इक्वलिटी साइन होल्ड कब किया? जब इनपुट का वैल्यू इंटीजर हुआ. तो मैं यहां से बोलूंगा कि इक्वलिटी होल्ड if x belongs to integer. आई बात समझ में? तो आइए इसी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं. देखिए आप लोग, हमने अभी बताया आपके पास कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x. पहले बताओ ग्रेटेस्ट का वैल्यू x से छोटा तो होगा जब x का वैल्यू इंटीजर नहीं होगा. x के बराबर कब होगा? जब x का वैल्यू इंटीजर होगा. मतलब कि हमने बोल दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x. अब किसने बोल दिया बताओ x के किस वैल्यू के लिए? तो भैया हमारे पास बोलेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. x के सारे वैल्यू के लिए लिख दिया मैंने. क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की आपके पास ग्रेटेस्ट का वैल्यू हमारे पास x से लेस होगा कब? जब x का वैल्यू इंटीजर नहीं होगा. फिर हमने बोला कि इक्वलिटी साइन होल्ड कब करेगा? तो जब x का वैल्यू इंटीजर होगा. तो आपने इंटीजर के लिए भी बोल दिया और जब x वैल्यू इंटीजर ना हो उसके लिए भी बोल दिया. इसका मतलब है कि ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी हो गया, है कि नहीं? कि जब भी सिचुएशन ऐसा आएगा तो हमारे पास बोल दूंगा x बिलोंग्स टू r. तो प्रॉपर्टी हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? इसको प्रॉब्लम में हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आराम से हम लोग बोल सकते हैं. जैसे अगर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन x, सेकेंड में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x, थर्ड में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन x, फोर्थ में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x, फाइव में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू x. अब एक बात बताओ तुम लोग, यहां से ध्यान देना पड़ेगा आराम से. ग्रेटेस्ट का वैल्यू जब भी होगा तो हमारे पास इनपुट से छोटा होगा. कब? जब x का वैल्यू इंटीजर ना हो. इतना तो पक्का मैंने बता रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x. x के सारे वैल्यू के लिए होगा. तो आपके पास ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है लेस देन x है, इक्वल टू साइन होल्ड नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या होगा कि मैं बोल दूं यहां पे कि x बिलोंग्स टू r होगा एक्सेप्ट इंटीजर, है कि नहीं है? तो आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू x के बराबर कब होगा? तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर. जो भी हमने बात आपको समझाया था. तो आप बताओ ग्रेटेस्ट का वैल्यू कभी क्या x से बड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं. क्योंकि ग्रेटेस्ट का वैल्यू हमने बता रखा है लेस देन और इक्वल टू x होगा x के सारे वैल्यू के लिए. तो इसके ये तो अगेंस्ट चल रहा है. इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि x बिलोंग्स टू यहां पे बोल देंगे क्या? 5 नल सेट. आई बात समझ में ना? नो सॉल्यूशन. इसका क्लियर ना? और उसी तरीके से मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x, तो बोलूं सर ये तो अपने आप की प्रॉपर्टी ही है, तो डायरेक्ट यहां से बोलूंगा x बिलोंग्स टू r. अब तुम एक बात बताओ ग्रेटेस्ट का वैल्यू ग्रेटर देन x तो कभी नहीं हो सकता है.
आई मीन इस अगर मैं इन इक्वेशन की बात करूं तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू ग्रेटर देन एक्स तो पॉसिबल नहीं है, बट ग्रेटेस्ट का वैल्यू इक्वल टू एक्स तो पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल है हम लोग उसी तरीके से ही आंसर दे देंगे, उसको ही ध्यान में रखते हुए आंसर दे देंगे। तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू एक्स के बराबर कब, तो क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो दोनों सेम ही हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन एक्स का तो कोई सेंस निकलेगा नहीं हमारे पास। तो इक्वलिटी के कारण हम लोग आंसर दे देंगे एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब मैं यहां से बोलना यही चाह रहा हूं दोस्त कि हमारे पास ग्रेटेस्ट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स को ना एक हम लोग फॉर्मूला मान के चलेंगे, आई मीन एक प्रॉपर्टी मान के चलेंगे। एक्स के जगह पे कुछ भी हो वो सबके लिए वैलिड होगा। आई मीन टू से कि मैं बोल सकता हूं इसको और इन जनरल की ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स जो होगा लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट हो तो। इसका प्रॉब्लम यूज करने का तरीका कुछ इस तरीके से हमने बता दिया। अब एफ एक्स के जगह हमें ध्यान देना, एफ एक्स यहां पर ले लिया हमने, जनरलाइज कर दिया मैंने, एक्स दिया था तो इसलिए एक्स के टर्म में हमने क्वेश्चन करवा दिया। अब एफ एक्स हमारे पास लॉग एक्स ले लो, एक्सपोनेंशियल ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ले लो, क्या फर्क पड़ता है, उसी तरीके से हम लोग आंसर भी दे देंगे। आई बात समझ में? तो आइए लेके चलते हैं। ध्यान देना कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सबसे पहले बात करते हैं इसका हम लोग डोमेन होगा क्या, ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे इसका हम लोग रेंज। तो आप बताओ, डोमेन कहने का मतलब हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि x का वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो। तो आप बताओ कि हमारे पास कि x का कोई भी वैल्यू ऐसा पुट करो जिसके लिए y अनडिफाइंड हो, ये क्या है, ये पॉसिबल है क्या? ये सपोज करो ना 1.5 पुट करते हैं तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1। 0 पुट करते हैं तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0। तो आप कुछ भी x का वैल्यू पुट करोगे तो y का वैल्यू डिफाइन तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो डोमेन बोल दूंगा x बिलोंग्स टू r, है कि नहीं। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज मतलब आपके पास बता चुके हैं जो डोमेन का करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा। रेंज मतलब कहने का मतलब यहां पे क्या होगा y का वैल्यू। तो अब तुम बताओ x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो पूरे का वैल्यू तो ऑलवेज इंटीजर ही होगा ना। तो इंटीजर होगा इसका मतलब क्या होगा कि जो रेंज हमारे पास होगा y बिलोंग्स टू इंटीजर चला जाएगा। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ की बात करूंगा तो आप बताओ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, अगर ग्राफ का एनालिसिस करना है, ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटेस्ट को ब्रेक करते हुए चलते हैं। कैसे? अगर x का वैल्यू हमने 0 से 1 के बीच में ले लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हम लोग बोलेंगे 0। पक्की बात है, हमने ये बता रखा था कि जैसे 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू उसके जस्ट लेफ्ट का जो इंटीजर होगा, तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी फ्रैक्शन लोगे तो उसके जस्ट लेफ्ट का इंटीजर तो 0 ही होगा। इवन देन एक्स का वैल्यू 0 भी पुट करेंगे ना तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए बोल सकते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में भी लाई करेगा ना तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा। 2 से अगर 3 के बीच में भी लाई करेगा ना तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 होगा। 3 से 4 के बीच में लाई करेगा ना तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 होगा। उसी तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो क्या कि -1 कब होगा तो मैं बोलूंगा -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। -2 कब होगा तो -2 से -1 के बीच में लाई करेगा जब x का वैल्यू, है कि नहीं। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ डायरेक्टली प्लॉट ना करते हुए मैं ये बोल सकता हूं कि y इक्वल टू ये सारे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 उस तरीके से आगे बढ़ाते हुए वो कांस्टेंट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं अंडर द रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन। लेट मी सी। तो आप बताओ ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, आई मीन तो सबसे आसान तरीका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो प्लॉट करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं। अब तुम बताओ कि हमारे पास y का वैल्यू 0 कब, जब x का वैल्यू 0 से 1। तो y इक्वल टू 0 कहने का सेंस क्या है कि x एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू 0, पढ़े होंगे सब लोग। लेकिन ये x एक्सिस x के सारे वैल्यू के लिए नहीं लेना है, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेना है। तो अपने तरीके से हमने ले लिया ये 0 और ये ले लिया 1, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में हम लोग साइडेड कर देंगे, तो 0 से 1 के बीच में हम लोग ठीक कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे 0 पे क्लोज बोला गया है और 1 पे ओपन बोला गया है, तो 1 पे ओपन दो या फिर 1 पे आप एरो दे दो, बात बराबर ही है। मतलब y इक्वल टू 0 व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1। उसके बाद क्या है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ले लिया, देख लो बच्चे सारे लोग अच्छे से। लेकिन y इक्वल टू 1 x के सारे वैल्यू के लिए नहीं है, 1 से 2 के लिए है। x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 को हम लोग 1 से 2 के लिए हम लोग ग्राफ को पहले ब्लॉक करो, 1 से 2 x का वैल्यू 1 से 2 के लिए हमारे पास ग्राफ देखो तो ये आएगा और ये लाइन आएगा। लेकिन ध्यान में वही रहे हमारे पास कि ये जो होगा 1 पे क्लोज इंटरवल और 2 पे ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल के लिए हम लोग एरो का इंडिकेशन लेंगे, ठीक है, राइट ना। आई मीन 1 से 2 के लिए हमारे पास y इक्वल टू 1 हो गया। उसी तरीके से y इक्वल टू 2 हमारे पास है, तो y इक्वल टू 2 के लिए हमने
हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसा ले लिया, लेकिन y इक्वल टू 2x का वैल्यू कहां से कहां तक के लिए होगा, हमने डिस्कस कर रखा है 2 से 3 के लिए, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 हमने ले लिया ये, तो 2 से 3 के बीच में ग्राफ हमारे पास ये आया, तो ये आया हमारे पास। फिर उसी तरीके से राइट एंड पे एरो देंगे, फिर उसी तरीके से y का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो y का वैल्यू 3 हमने ले लिया, और y का वैल्यू 3 कहां से कहां तक होगा, x का वैल्यू तो 3 से 4 के लिए, x का वैल्यू 3 पे ग्राफ को ब्लॉक करो, x का वैल्यू 4 तक के लिए ग्राफ को ब्लॉक कर दीजिए आपके पास। तब बताओ 3 से 4 के लिए हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और राइट एंड पे राइट एंड पे एरो दे दीजिए, एरो बस इंडिकेट करेगा कि राइट एंड पे हमारे पास ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। उसी तरीके से y का वैल्यू -1 कुछ इस तरीके से ले लो, y इक्वल टू -1, लेकिन y इक्वल टू -1 x का वैल्यू 0 से -1 से 0 के लिए है, तो ये -1 ले लिया, तो -1 से 0 पे पहले ग्राफ को ब्लॉक करो कि कहां से कहां तक -1 से 0 के बीच में y इक्वल टू -1 होगा, तो x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में हमारे पास y का वैल्यू -1 ये लाइन होगा, तो ये सेगमेंट को थोड़ा ठीक कर दो और राइट एंड पे एरो दे दो, तो आपको फील हो रहा होगा ना कि स्टेप बाय स्टेप ग्राफ मिल रहा है। आई मीन टू से ये जो ग्राफ हो गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का हो गया, आपको फील हो रहा होगा कि ये स्टेप बाय स्टेप मेरे पास ग्राफ मिल रहा है, तो इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास लग रहा है कि फ्लोर वाइज ग्राफ मिल रहा है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, इस तरीके से बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, और फ्लोर ऑफ एक्स ये भी बोलते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब ग्राफ प्लॉट करना होना ना, आई मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का जब ग्राफ प्लॉट करना होना, तो इतना लंबा चौड़ा ड्रामा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट तरीका अपनाना। शॉर्टकट तरीका क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दो बच्चों कि आप एक्स और वाई एक्सेस प्लॉट करना, ठीक है, और अपने तरीके से एक लाइन सेगमेंट ले लेना जिसका लेंथ 1 यूनिट का हो, 0 से 1 राइट हैंड पे एरो दे दिया। अब बस इसके बाद क्या करना है, इसके एरो के हेड पर से ना एक वर्टिकल डॉटेड लाइन प्लॉट करो, फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, फिर इसके एरो के हेड पर से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन प्लॉट करो, फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, फिर इसके हेड पर से एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करो, फिर यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, देखो कुछ ऐसा ही ग्राफ आ रहा था। फिर इसका टेल जहां पे वजह से इसका टेल, इस लाइन का टेल यहां पे है तो उसके जस्ट नीचे एरो हुआ था, तो टेल किसी न किसी का एरो का आई मीन हेड का टेल होगा ही होगा। फिर उसी तरीके से इसके नीचे इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर लो, और आपके पास इंडिकेट कर दो y एक्सिस पे पॉइंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे पॉइंट। तो पहले बताओ x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो x का वैल्यू 0 1 2 3 4 -1 -2, y पे देख लो हमारे पास, तो इसको बोल देंगे -2 -1 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हमारे पास 3 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ये होगा। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ के बाद y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के ग्राफ का जरूरत जब भी पड़े तो कुछ आप इस तरीके से ही प्लॉट कर देना, है कि नहीं। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। या फिर पहले यूं बोल लो, चलो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका हम लोग समझ लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे फंडामेंटली, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन में मैं इसको यूज करना चाहूं, अगर मैं बोलूं इवेल्युएट 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/2 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/2 प्लस 2/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस अप टू आगे बढ़ गया ये 1/2 प्लस 99/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू मेरे को प्रेडिक्ट करना है। इसका वैल्यू होगा क्या, आई मीन इसका सम होगा क्या। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, और इवेल्युएट सिग्मा 1/2 प्लस r/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आई मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस r/100 वेयर r लाइज बिटवीन 0 to 99। बात तो बराबर ही है कि नहीं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखो प्यारे बच्चों, अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो ठीक है, 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हम लोग ना एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2 और 100 का एलसीएम तो मैं बोलूंगा 100, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 50 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस 2/100
और उसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस 99/100। अब देखो यहां पे ना एक छोटा मिस्टेक क्या होगा, मिस्टेक इज मिस्टेक, चाहे माइनर हो चाहे मेजर। तो एक मिस्टेक करने का चांस बन सकता है कि बहुत सारा बच्चा ऐसा सोच सकता है कि 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यहां पे भी सोच सकता है कि हमारे पास 51 है, नीचे 100 है, तो 51/100 0 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 + 0 + 0 फाइनली आंसर 0। देखिए वो गलत सोचेगा। क्यों गलत सोचेगा? जरा लास्ट वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर की पहले बात कर लो तो जरा देखो मेरा, तो मैं बोलूंगा 99 + 50, तो 99 + 50 कितना हो जाएगा बताओ? 149/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 149/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं बोलूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1। क्यों? 1.49 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1। तो पहले इसका आंसर गलत तरीके से अगर सोचे तो 0 आ गया था, अब सोचेंगे तो फाइनली आंसर क्या बोलेंगे? 1। मैं बोलूंगा ये भी गलत है। क्यों गलत है? तो बोलो सर लास्ट वाले का आंसर 1 हुआ ना, इसके पहले भी तो 1 हुआ होगा, उसके पहले भी तो 1 हुआ होगा। तो पहले हम लोग को ये सोचना है कि ये 1 होना स्टार्ट कहां से हुआ होगा। ध्यान देना बच्चा, मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं ना कि इस तरीके का सीरीज बेस्ड जब भी क्वेश्चन होगा ना, तो आप शुरू का 1-2 वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद लास्ट वाला वैल्यू कैलकुलेट करना। अगर लास्ट वाला वैल्यू हमारे पास 1 आया ना, तो सबसे पहले दिमाग ये लगाना 1 होना कहां से स्टार्ट हुआ होगा। अगर 2 आया तो 2 होना कहां से स्टार्ट हुआ होगा। तो हम लोग के पास हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है 1 के तरीके से ही हम लोग सोचेंगे कि लास्ट का वैल्यू हमारे पास 1 हो रहा है। तो 1 होने के लिए आप एक बात बताओ कि डिनोमिनेटर हमारे पास 100 है, तो 1 होने के लिए न्यूमरेटर का वैल्यू कम से कम 100 चाहिए। क्यों? 100/100 = 1 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो न्यूमरेटर को कम से कम 100 होना पड़ेगा। अब 100 होने के लिए न्यूमरेटर को आप बताओ, न्यूमरेटर का लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम लोग बात करें, फिक्स करें, आई मीन न्यूमरेटर का लेफ्ट हैंड साइड के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड देखो सबका 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो इसका मतलब पक्की बात है कि राइट हैंड साइड को भी कम से कम 50 होना पड़ेगा। तो आप बताओ 50 होना पड़ेगा, तो 50 से लेकर 99 तक ऐसा टर्म होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा। तो 99 से लेकर करके हमारे पास 50, तो 99 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49, और लेकिन +1 करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे पास आपने 50 को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ये ध्यान देना। तो 50 को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 50 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 50 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 50 + 50 100, 100/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा। तो आप इस तरीके से लेके चलना कि 99 to 50, आई मीन टू से 52, मैं बोलूं उल्टा बोल दिया मैंने, 50 to 99 तक ऐसा टर्म होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होगा। तो हमने 99 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 49 आ गया, और +1 कर दिया किसके लिए? 50 के लिए। मतलब 50 ऐसा टर्म्स होगा जिसका ग्रेटेस्ट का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 1 + 1 + अप टू 50 टर्म्स बोल देंगे, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा कितना? 50। देख रहे हैं ना कि पहली बार गलत तरीके से बनाया तो 0, दूसरी बार गलत तरीके से बनाया तो 1, लेकिन तीसरी बार फाइनली सही तरीके से बनाया, मेरे पास आंसर आ गया 50। तो पहले बताओ बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन आप बना लोगे ना? ऐसा मैं क्वेश्चन दूं तो आपसे बन जाएगा ना? सोचना कैसे समझ में आ रहा है ना कि शुरू का 2-3 सोच लेना है वैल्यू, और लास्ट वाले को वैल्यू सोच लेना है, उसके बाद हम लोग को एनालिसिस करना है। राइट ना? क्लियर है ना? इस पे बेस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, आई मीन इस पे बेस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे देता हूं, ध्यान देना, आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे सपोज कर लो कि अगर हमने दे दिया आपके पास, ध्यान देना, 1/2, और इसको मैं दे देता हूं 200, इसे भी मैं 200 कर देता हूं, और इसको मैं बोल देता हूं 199/200। इसे आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है? एक शॉर्टकट दे देता हूं ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। इज इट क्लियर नाउ? राइट ना? तो ओके, शॉर्टकट एक दे देता हूं। एक्चुअली और उस शॉर्टकट का ना, आई मीन जो हमारे पास शॉर्टकट क्या बोलो, वो एक आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ही प्रूफ करेंगे कि वो आइडेंटिटी का प्रूफ होता कैसे है। तो एक आइडेंटिटी हम लोगों के पास है, इसलिए मैं इसको नोट करके लिख दे रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x + 2/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस अप टू x + n-1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होता है n × x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसे आप अभी लर्न कर लेंगे, और इसी को यूज बड़े आराम से इस छोटे से क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको यूज करने का तरीका समझते हैं। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हमारे पास था, कुछ याद होगा ना,
1/2 का ग्रेटेस्ट प्लस 1/2 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट प्लस, याद होगा ना बच्चे, 1/2 प्लस 2/100 का ग्रेटेस्ट। ए हेलो लिसन, यहां पर दिमाग लगाना, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, प्लस अगर मैं बोल दूं कि 1/2 प्लस 99/100 का ग्रेटेस्ट। अब देखो ये है ना, इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जहां पर x का वैल्यू 1/2 है, 1/n देख रहे हो तो 1/n यानी n का वैल्यू हमारे पास 100 हमारे पास आ रहा है, n का वैल्यू हमारे पास 100 है, यहाँ पर n का वैल्यू हमारे पास 100 है। और ध्यान देना लास्ट में हमारे पास जो न्यूमरेटर हमारे पास है n-1, डिनोमिनेटर हमारे पास n है। मतलब इसका लिमिटेशन यही है कि ग्रेटेस्ट x से स्टार्ट होना चाहिए, ये 1/n 2/n, हमारे पास n-1 अगर ऊपर तक गया तो नीचे n होना चाहिए। तो देखो ध्यान दो, हमारे पास ये 99 है तो नीचे 100 है, तो ये इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। तो डायरेक्टली इसका आंसर बोल सकते हैं इसके हेल्प से, n बोले तो कितना हमारे पास 100, तो 100 इंटू x बोले तो हमारे पास कितना 1/2 का ग्रेटेस्ट, आई मीन टू से 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो 50। याद करो बच्चे, इसका आंसर 50 आया था, तो समझ में आ रहा है इसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे ना। इसका लिमिटेशन बस यही है कि हमारे पास नीचे n है तो ऊपर n-1 होना चाहिए, नीचे 100 है तो ऊपर 99 होना चाहिए, नीचे अगर 200 है तो ऊपर 199 होना चाहिए। आई मीन टू से यहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से शॉर्टकट वे में यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस पे बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, सच कि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग घर पे अच्छे से बना लेना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इवैल्यूएट, फर्स्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 1/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 2/100 प्लस अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 199/100। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, सिग्मा r इक्वल टू 1 to 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ r। थर्ड की मैं बात कर लेता हूं, सिग्मा r इक्वल टू 2 to 65 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log base 2 आर्गुमेंट r। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं, ध्यान देना बच्चे, सिग्मा r इक्वल टू 1 to 100 r प्लस 10/21 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिफ्थ में मैं बात कर लेता हूं, सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 r स्क्वायर प्लस 10/21 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिक्स में मैं बात कर लेता हूं, सिग्मा r इक्वल टू 0 to 100 फैक्टोरियल r बाई 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग सभी लोग, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से बना लीजिएगा। जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है उसको उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट है। एक दो क्वेश्चन मैं और दे देता हूं आप लोगों को बनाने के लिए। चलो एक दो क्वेश्चन और लिख लो आप प्रैक्टिस करने के लिए घर पे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 का आंसर दे दिया, क्वेश्चन 2 में कोई खास नहीं है, बड़े आराम से बोल सकते हो। और ध्यान दो, मजेदार क्वेश्चन तो वो होगा, बढ़िया से समझने की कोशिश करो कि समेशन का वैल्यू मैंने इवेल्युएट करने के लिए दे दिया, हमने तरीका भी बता रखा है, लेकिन मजेदार क्वेश्चन तो वो होगा जब हो सकता है कि समेशन का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दे दे और उसी एक्सप्रेशन में एक पैरामीटर लगा दे, पता लगा पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा, सच दैट कि पूरे का समेशन का वैल्यू जो आपका आंसर आया था वही दे दे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो आप, कि पहले हमारे पास क्या था, एक सीरीज का वैल्यू, एक सीरीज का सम इवेल्युएट करने के लिए बात किया गया था, तो उस सीरीज का सम को हम लोग कैसे बताया था आपको याद होगा। अब मजेदार क्वेश्चन मैंने वो क्या बोला कि वो क्वेश्चन ज्यादा मजेदार होगा जब हो सकता है कि समेशन का वैल्यू कुछ दे दे हमारे पास, और जो एक्सप्रेशन हमारे पास है उसी में पैरामीटर लगा दे। जैसे सपोज करो हमने दे दिया कि हमारे पास r इक्वल टू 1 से नहीं दिया, r इक्वल टू 0 से नहीं दिया, r का वैल्यू कैसे दिया हमने, r का वैल्यू k से 100 तक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस 10/21 इक्वल टू 240 दिया गया है। देन व्हाट कैन वी से अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ k। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना, तो आप प्लीज बना लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। आई थिंक सो क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोगों से। और आइए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग।
ग्रेटेस्ट इंटीजर को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल कर लें, आई मीन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है। पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बताना हमारी मजबूरी है, मजबूरी इस सेंस में कि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो जनरली फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मिक्सअप क्वेश्चन होता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक फ्रैक्शनल पार्ट आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आई मीन बेसिक फ्रैक्शनल पार्ट का क्लियर नहीं होगा ना, तो मजा नहीं आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन को करने में। जैसे एक दो छोटा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन हमने करवा दिया आपको, ठीक है, और आगे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसमें बेस्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हो ना तो उसका यूज करने का तरीका समझो। और मैं फिर बता रहा हूं, पढ़ाने का दो तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि हमने किसी भी चीज को पढ़ा दिया, सपोज करो कि हमने फिजिक्स के सेंस में ही बताओ, या चलो मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ के सेंस में ही हम लोग बोल रहे हैं कि मैथ में हमने एक फॉर्मूला बता दिया और फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस बता दिए, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए, तो वो भी एक पढ़ाने का तरीका है। दूसरा तरीका ये हुआ कि हमने फॉर्मूला बताया और उसको यूज करने का तरीका बताया कि उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे कैसे करेंगे हम लोग। तो पढ़ाने का तरीका जो होगा ना, सेकेंड वाला जो हमने किस बताया, वो ज्यादा स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हर बुक में दिया जाता है कि कोई भी टिप्स का प्रूविंग क्या होता है, उसको कैसे प्रूफ किया जाता है, और उस पर बेस्ट एग्जांपल दिया होता है। उसको ये नहीं बताया जाता है कि उसको प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं एक बात बोल रहा हूं कि जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हो तो उसका यूज करने का तरीका जरूर सीखो, चाहे वो फिजिक्स का पार्ट हो, केमिस्ट्री का पार्ट हो या मैथ्स का पार्ट हो। उसको यूज कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे प्रॉब्लम में, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम नहीं करना है, उस फॉर्मूले को यूज करने का तरीका सीखना है, फॉर्मूले के हेल्प से ही। ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि आईआईटी में ना एप्लीकेशन पार्ट ही आता है, इसलिए आपको अप्लाई करने का तरीका तो किसी भी हाल में सीखना ही सीखना है। और अगर वो सीख नहीं रहे हो ना तो गारंटी है कि आपके पास जैसे न्यू क्वेश्चन आएगा उस पर ना तो आप सरेंडर कर दोगे, या बनने की प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगी आपके पास। लेकिन अगर यूज करने का तरीका अगर आप समझ लोगे तो प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी क्लोज टू 1 नहीं, एग्जैक्टली 1 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दे रहा है ना। तो खैर एनीवे, आइए लोग लेके चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे हम लोग बता दिए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, उसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बता दें कि फ्रैक्शनल पार्ट का इंडिकेशन पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा रहेगा ना तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। आई मीन टू से दिस इज द इंडिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। जैसे अगर हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने x लिखा है और फ्रैक्शनल पार्ट को हमने बोल दिया, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर x लिखा है ना, तो इट रीड एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर sin x लिख रहे हैं ना तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोगों ने log बेस e आर्गुमेंट x लिखा ना तो इट रीड एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log बेस e आर्गुमेंट x, है ना। आइए इसका समझते हैं मीनिंग होता क्या है। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दैट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ध्यान देना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आई मीन टू से कि अगर मैं बोलूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx तो बिल्कुल आराम से इसी तरीके से बोलेंगे fx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx। मतलब किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको निकालना हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। ध्यान देना बच्चों, अगर हमने बात कर दिया कि 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो जो हमने फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले से आप आगे बढ़ो। 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट यानी 1.9 का ग्रेटेस्ट, आई मीन टू से कि हमने फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बताया ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बस इसी फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो 1.9 माइनस 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.9 और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 बोले तो 0.9। अब हमने बोल दिया कि बताओ 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं बोलूंगा 2.8 माइनस 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2.8 माइनस 2 बोले तो हमारे पास 0.9।
8। आ रही है बात समझ में ना? उसी तरीके से अगर हमने बोल दिया -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं बोलूंगा -1.2 माइनस -1.2 का ग्रेटेस्ट, तो -1.2 माइनस -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -2 होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस 1.2 बोले तो हमारे पास कितना आ गया बताओ? 0.8। तो आप देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर आई मीन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, आई मीन इसका मीनिंग क्या हो रहा है। तो अगर हमने बात कर दिया, ध्यान देना, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो बोलेंगे 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट, तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 1 बोले तो 0। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे ना तो उसका वैल्यू होगा 0। ध्यान दे रहे हैं ना? आई मीन टू से कि आप देख रहे होगे फ्रैक्शनल पार्ट का मिनिमम वैल्यू 0 ही आ रहा है, 0 से नीचे नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर ले लो, 0 आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा होगा ना तो 1 से थोड़ा छोटा होगा। जैसे हमने 1.9 लिया, वेरी वेरी क्लोज टू 2, तो वेरी वेरी क्लोज टू 2 लिया तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया क्या? 0.9। ध्यान दे रहे हैं? तो यहां पे देखो एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि किसी बच्चे ने ये ऐसा रख लिया, इसको 1.9 का फ्रैक्शन आ रहा है 0.9, तो बोल दिया कि जो डेसिमल के बाद जो मेरे पास वैल्यू है ना 0.9 तो आंसर बोल देंगे 0.9, 0.8 तो आंसर बोल देंगे 0.8। तो ये सही होगा, लेकिन ये सही तभी होगा जब हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर की बात करेंगे। जैसे अगर हमने नेगेटिव रियल नंबर ले लिया -1.2 का फ्रैक्शन, तो यहां पे 0.2 नहीं बोलेंगे, देखो 0.8 आ गया। ध्यान दे रहा है ना? तो इस तरीके से लर्न मत करना कि 2.8 का फ्रैक्शन पॉइंट के बाद 8 है तो 0.8, ऐसे मत लर्न करना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस ये डेफिनेशन को याद रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और उसी से आप निकाल देना। आई बात समझ में ना? तो चलो एनीवे मैं बोलना चाह रहा था फ्रैक्शनल पार्ट का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू तो वेरी वेरी क्लोज टू 1 बट ऑलवेज लेस देन 1। आई मीन टू से इसका मैक्सिमम वैल्यू पे हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम लोग इतना तो जरूर बोल सकते हैं हम लोग। ध्यान देना मेरी बात को कि बताओ i प्लस f का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सोच के बता सकते हो? i प्लस f का फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ा सोचना नहीं है सर, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो करो i प्लस f माइनस i प्लस f का ग्रेटेस्ट, तो ये i प्लस f, अब बताओ i प्लस f का ग्रेटेस्ट का वैल्यू कितना होगा? i, तो माइनस i, ये और ये कैंसिल, तो बोले तो हमारे पास कितना आ गया? f। इसका मतलब है इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया हमारे पास क्या? f। तो यहां से क्या सीख रहे हैं हम लोग? ध्यान देना कि अगर मैं बोलूं ना कि r प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बताओ, सॉरी r प्लस 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बताओ, जहां पे r बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो मैं बोलूंगा 1/2। क्यों? इसी के हेल्प से i प्लस f का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आ गया? f, एक्सप्लेनेशन के तहत। तो मैं बोल सकता हूं कि कोई भी इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का ओवरऑल फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वही होगा जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगा। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो इसको आप लर्न भी कर सकते हो, और लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो कि किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो तो डायरेक्टली ये फंडा लगा दो, फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना? तो आइए लेके चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, आई मीन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन रेंज की बात करेंगे, फिर उसका ग्राफ की बात करेंगे, उसके ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, और उसके बाद उसको यूज करने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखो तो एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका डोमेन रेंज और ग्राफ की बात हम लोग अभी करते हैं, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ाया था कि एक्स का कोई भी वैल्यू लो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कुछ ना कुछ तो देगा। जैसे इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमने बताया था 0। हमने इंटीजर अगर एक्स का वैल्यू नहीं हुआ तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताया था, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालने का तरीका सबसे अच्छा बता दिया था मैंने कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू को एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से रिप्लेस करो, और जिसका भी फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है उसका वैल्यू उसमें पुट करो और आंसर आपके पास निकल जाएगा। तो आपने फील किया होगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे तो डोमेन लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू आर। हमने इसके पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू 1 बट नॉट एग्जैक्टली 1। मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू का फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज की बात करें तो हमारे पास बोल सकते हैं ना कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, राइट ना? मतलब बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल, ठीक है? अब आइए लेके चलते हैं ग्राफ की बात करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं। तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x,
ग्रेटेस्ट को आप ब्रेक कर दो। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने केसेस को डिस्कस किया था कि अगर एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू क्या होगा, अगर एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल हमारा टारगेट है ग्रेटेस्ट को हटा देना, सच दैट कि मेरे पास y का वैल्यू x के फॉर्म में निकल जाए। तो आप बताओ, अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसका मतलब है y इक्वल टू हो गया हमारे पास x। अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई किया ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1। उसी तरीके से अगर x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई किया ना तो हो जाएगा x माइनस 2। उसी तरीके से मैं आगे बढ़ा सकता हूं, नेगेटिव कुछ पॉइंट ले लेता हूं, नेगेटिव कुछ इंटरवल ले लेता हूं। अगर x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई किया ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1 और ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, आई मीन x प्लस 1। तो इसको आप आगे बढ़ाते चले जा सकते हो। ग्राफ देख लो, ग्राफ बनाने के लिए तो x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं। आप बताओ y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ तो सब लोग को पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हैं। y इक्वल टू एक्स, लेकिन ये y इक्वल टू एक्स के सारे वैल्यू के लिए नहीं लेना है, x लाइज बिटवीन 0 to 1। तो x इक्वल टू 0 के लिए हुआ ही हुआ, 1 अपने तरीके से ले लो। ये 0 से 1 के बीच में ग्राफ को ब्लॉक कर दो पहले आप। तो 0 से 1 के बीच में हमारे पास ये लाइन सेगमेंट हमारे पास मिला, तो इसी को ठीक कर लेंगे हम लोग, क्योंकि रेंज तो मेरे पास फिक्स है, ठीक है। और 1 पे ब्लैंक होना चाहिए, तो 1 पे एरो दे दो। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन, ठीक है ना। उसी तरीके से y इक्वल टू x माइनस 1, तो इसको प्लॉट करने के लिए आसान सा तरीका यही कि इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 के फॉर्म में ले आओ। तो y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से आप प्लॉट कर लोगे, ये -1 हो जाएगा, तो ये ग्राफ बोल सकते हैं हमारे पास y इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन x माइनस 1 का ग्राफ किसके लिए लेना है, 1 से 2 के बीच में। x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 हम बोल लेते हैं, तो 1 से 2 के बीच में हमारे पास ये थिक कर दो लाइन को और राइट हैंड पे ब्लैक दे दो, आई मीन राइट हैंड पे एरो दे दो, है कि नहीं। उसी तरीके से x माइनस 2 का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। x प्लस 1 का ग्राफ के लिए हम लोग y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से ले लेंगे। ध्यान देना, ये y इक्वल टू x प्लस 1 का जो भी ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ये 1 होगा और ये -1 होगा। y इक्वल टू x प्लस 1 का भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा तरीका बिल्कुल वही है कि y इक्वल टू x प्लस 1 को इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ले जाओ, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 के फॉर्म में। x इंटरसेप्ट देखना -1 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 1 होगा, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये ग्राफ x के सारे वैल्यू के लिए नहीं है, -1 से 0 के लिए है। तो -1 से 0 के लिए हमारे पास ये वाला पार्ट होगा, तो इस पार्ट को ठीक करो आप, ठीक कर दिया और 0 पे ओपन इंटरवल है तो 0 पे आप एरो दो। तो आप देख रहे हो कि इसी तरीके से ग्राफ ये आगे बढ़ते चल जाएगा, पीछे बढ़ते चला जाएगा। तो y इक्वल टू पूरा ग्राफ बोल देंगे, y इक्वल टू ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हो गया। इसको शॉर्टकट तरीके से याद कर लो, ध्यान देना कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ अगर प्लॉट करना हो ना तो इतना ज्यादा आपको ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे याद रखना शॉर्टकट तरीके से। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करना है तो आप कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट कर लेना, ये 0 से ये कर लेना 1 और जैसे ही इसके हेड पर से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन आपने प्लॉट किया, एक्सेस को जहां पे कट किया वहां से फिर एक उसी तरीके की लाइन को रिपीट कर दो, फिर उसी तरीके की लाइन को रिपीट कर दो, फिर उसी तरीके की लाइन को रिपीट कर दो, ठीक है ना। ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है देख रहे हैं ना सब लोग, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को। तो बस ये ग्राफ को लर्न कर लेना है आपको, ये -2 -1 0 1 2 3 और ये 4 और ये मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास होगा वो कहां तक जाएगा बताइए, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 को टच नहीं करना चाहिए, ये ध्यान देना है। समझ में आ रहा है ना आपको, लग रहा है ये फंक्शन पीरियोडिक है। अब वो सर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, तो ये बिल्कुल 9th में भी थोड़ा सा पढ़े होंगे। पीरियोडिसिटी कहने का मतलब ये होता है, पीरियोडिक कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं ग्राफिकली उसको ऑब्जर्व करूं तो उसका ग्राफ एक निश्चित इंटरवल के बाद रिपीट कर जाए। तो आपके पास है ना 0 से 1 के बीच में जैसा ग्राफ है, 1 से 2 के बीच में वैसा ही ग्राफ है, 2 से 3 के बीच में वैसा ही ग्राफ है, 3 से 4 के बीच में वैसा ही ग्राफ है। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है जिसका फंडामेंटल पीरियड हमारे पास कितना होगा 1, ठीक है ना। वैसे पीरियोडिसिटी हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का ही एक छोटा सा पार्ट है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं पीरियोडिसिटी पे ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि y का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितना हो रहा है 1। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ
ये रहा, ठीक है। आइए अब लेके चलते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आई मीन टू से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का कंबाइंड इफेक्ट। एक बात तो माइंड में सेट कर लो, जब भी दोनों हमारे पास रहेगा ना, तो सबसे आसान तरीका ये है कि दोनों को एक फॉर्मेट में चेंज कर दो। या तो फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज करो, या फिर ग्रेटेस्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज कर दो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जब फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट दोनों साथ रहेगा ना, तो फ्रैक्शन को ग्रेटेस्ट में चेंज कर दो, आसान हो जाएगा। कोई एक फॉर्मेट में अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आई मीन एक ही फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन होगा ना, तो आप आसानी से सोच लोगे, है कि नहीं। बस फ्रैक्शन को ग्रेटेस्ट में चेंज करने का तरीका क्या होगा, तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट नजर आएगा उसको रिप्लेस कर दो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से, फटाफट वो फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट में चेंज हो जाएगा और ग्रेटेस्ट के तरीके से आप उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो, राइट ना। तो आइए लेके चलते हैं एप्लीकेशन। जैसे बिल्कुल एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमने बोल दिया कि इफ y इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 एंड y इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, देन फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y। ध्यान देना, यहां पे इंटेंशन मेरे पास यही है कि x प्लस y का ग्रेटेस्ट निकालना है। तो इतना तो माइंड में आपके पास चल भी रहा होगा कि x और y का वैल्यू निकाल दें तो आई थिंक सो क्वेश्चन बन जाएगा। और x और y का वैल्यू निकालने का मतलब है कि वेरिएबल 2 है, तो 2 इक्वेशन मेरे को चाहिए। इनफैक्ट क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया हुआ है, बस सॉल्व कैसे करना है इसको अच्छे से समझना है आपको, ध्यान देना। हमारे पास जो जो दिया हुआ है पहले उसको तो कॉपी करेंगे, सिंस y इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, ये फर्स्ट में। और सेकेंड में हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। अब ध्यान में ये रखना है, ध्यान देना कि x का वैल्यू हमारे पास जो क्या है, इंटीजर या फ्रैक्शन। तो बोलोगे इंटीजर, मैं बोलूंगा इंटीजर नहीं, ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। x का वैल्यू तो इंटीजर और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट के अंदर जब x हमारे पास लिखा हुआ हो ना और x का वैल्यू निकालना हो, तो बड़े आराम से आप x का वैल्यू को i प्लस f से रिप्लेस कर देना। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू इंटीजर भी हो सकता है, x का वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो दो अलग अलग केसेस को डिस्कस करने से बढ़िया है कि डायरेक्टली हम लोग x इक्वल टू i प्लस f ले लेते हैं। उससे फायदा ये होगा कि लेट x इक्वल टू i प्लस f लेते हैं, उससे फायदा ये होगा कि हमने ना x का वैल्यू इंटीजर भी मान लिया और हमने x का वैल्यू फ्रैक्शन भी मान लिया। वो कैसे? तो जरा सोचो कि अगर f का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल की मैं बात कर लेता हूं तो i प्लस फ्रैक्शन होगा और फ्रैक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही f का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू इंटीजर भी हो गया। तो बोलना ये चाह रहा हूं कि जब भी ग्रेटेस्ट के अंदर अगर मेरे पास वेरिएबल x हो, y हो, t हो, z हो और उसके वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो सबसे आसान सा तरीका है कि उस वैल्यू को आप लोग अंदर वाले वैल्यू को मान लो i प्लस f और उसको लेकर अब आगे बढ़ो। देखो कुछ ना कुछ मेरे पास हिंट भी मिल ही जाएगा। आई मीन टू से चलो पुट x इक्वल टू i प्लस f। तो देखो यहां से y इक्वल टू 2 इंटू आई प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 और आई प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं कि आई होगा, तो y इक्वल टू 2i प्लस 3। ठीक है, वही काम हम लोग यहां पे करते हैं। y इक्वल टू 3 इंटू आई प्लस एफ माइनस 2 का ग्रेटेस्ट प्लस 5। आई मीन y इक्वल टू 3 इंटू आई माइनस 2 को एक साथ कर दिया, क्योंकि इंटीजर है इसलिए मैंने एक साथ कर दिया, प्लस एफ प्लस 5। अब बताओ i इंटीजर 2 इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर तो इंटीजर होगा। तो ये हमारे पास इंटीजर और इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का जो ग्रेटेस्ट होगा वो तो इंटीजर होगा। इसका मतलब है y इक्वल टू 3 इंटू आई माइनस 2 प्लस 5। आई मीन y इक्वल टू 3i माइनस कितना हो गया 1। ये सेकेंड। तो अब बताओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो 2i प्लस 3 इक्वल टू 3i माइनस 1। यहां से बोल सकते हैं ना कि i का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना बेटा बताओ 4 आ गया ना। और इस i का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2, उससे y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप बताओ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की मैं बात करूं, अगर i का वैल्यू 4 पुट कर दो ना तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 2 इंटू 4 बोले तो 8 प्लस 3 आई मीन टू से 11। तो हम लोगों को निकालना क्या है, ध्यान देना, i का वैल्यू 4 y का वैल्यू 11। तो निकालना हम लोगों को क्या है, देखो क्वेश्चन में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y। तो आप बताओ हमारे पास x का वैल्यू तो पता है, हमने मान रखा था क्या i प्लस f और y का वैल्यू हमने निकाल रखा है 11। तो 11 पुट कर दिया।
आई का वैल्यू भी मेरे पास पता है क्या 4, तो 4 प्लस 11 प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर आई मीन 15 प्लस एफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोले तो फाइनली आंसर हमारे पास कितना आ गया 15। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस इतना ही है कि ग्रेटेस्ट के अंदर जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू की बात करें ना, आई मीन उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना हो ना, तो उस वेरिएबल को आई प्लस एफ से रिप्लेस करो, थोड़ा सोचना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आइए इस पे एक दो क्वेश्चन लिख लो आप। If y equal to 2 into greatest integer of x plus 3 and that is equal to greatest integer of x minus 4, then find the value of x and y and also find the value of greatest integer of 3x minus 4y can take। इसे अपना लीजिएगा, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन करवाया है उसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चन दे दिया है आपको। ठीक है, जो स्टेप हमने बताया बिल्कुल सेम स्टेप यूज करना, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो कि अगर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 200 देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation x by 2 plus x by 3 plus x by 5 equal to greatest integer of x by 2 plus greatest integer of x by 3 plus greatest integer of x by 5। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन में ये बात ध्यान देना कि मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं आपके पास सॉल्व करके बता दूं, सच दैट कि अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन अब आसान है हमारे पास है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन में एक बात को समझने की कोशिश करना कि जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका लेवल उतना ही अच्छा होते चला जाएगा। और इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और इस पैटर्न को सर ने कैसे बताया था सॉल्व करने के लिए, ये बात एकदम ध्यान में रखना है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है बढ़िया, आई मीन तो बेसिक को ध्यान में रखते हुए वो मैं आपको बता दूं और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे आप, उस कॉन्सेप्ट को कैसे सर ने अप्लाई किया था, बस उसको माइंड में रखना और घर पे प्रत्येक क्वेश्चन को ना 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, और उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहा है। राइट ना, चलिए देखिए जरा हम लोग सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो मेरे पास डेटा दिया हुआ है ना कि x by 2 plus x by 3 plus x by 5 that is equal to greatest integer of x by 2 plus greatest integer of x by 3 plus greatest integer of x by 5। अभी आपको लग रहा होगा सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं, लेकिन जैसे ही सारे को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, आई मीन टू से x by 2 minus x by 2 का ग्रेटेस्ट, तो मैं बोल दूंगा ना कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 है कि नहीं, x by 3 माइनस x by 3 का ग्रेटेस्ट, तो बोल सकता हूं ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 3। उसी तरीके से ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 5 होगा और ये पूरे का वैल्यू 0 है कि नहीं। अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट किसी का भी हो, आपको मैंने पहले ही बता रखा है फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन, मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव होगा, है कि नहीं है। तो आप बताओ तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव और 3 नॉन नेगेटिव का सम 0, इसका मतलब यही है कि ये पॉसिबल तभी होगा जब इंडिविजुअल 0 होगा, है कि नहीं। सारा तो 0 होना पड़ेगा और सारा 0 तभी होगा भैया जब अंदर का वैल्यू इंटीजर होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। इसका मतलब ये होगा कि मैं बोलूंगा कि ये पॉसिबल तभी होगा, इट इज ट्रू इफ x by 2, x by 3 एंड x by 5 ऑल बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए i। और तीनों को एक साथ i होने का मतलब क्या है, जरा सोचो
इसको आई होने का मतलब है कि हमारे पास x को 2 का मल्टीपल होना चाहिए, x को 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पे x को 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो तीनों एक साथ x का मल्टीपल तीनों को एक साथ इंटीजर होने का मतलब यही है ना कि x का वैल्यू 2, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा 30। इसका मतलब है x का वैल्यू जो होना चाहिए वो 30 का मल्टीपल होना चाहिए। तो से कि x इक्वल टू मैं बोल सकता हूं ना कि 30k, जहां पर k बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। आई बात समझ में कि नहीं? इसका मतलब x का वैल्यू जब भी होगा तो 30 का मल्टीपल में ही होगा। तो 30 का मल्टीपल में होगा तो क्या क्या हो सकता है बताओ। तो हमारे पास ये ध्यान में रखना है कि x का वैल्यू 0 से 200 के बीच में होना चाहिए। तो k का वैल्यू 0 के लिए x का वैल्यू 0 हो जाएगा, k का वैल्यू 1 के लिए x का वैल्यू हो जाएगा 30, k का वैल्यू 2 के लिए हो जाएगा 60, k का वैल्यू 3 के लिए हो जाएगा 90, उसके बाद हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 150, 180, उसके बाद 210। तो 210 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास 200 तक ही लेना है। Therefore x का कितना सारा वैल्यू आ गया देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की हम लोग बात कर लेना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो गया 7, है ना।